हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स प्ले विद बायोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं वीसीआई काउंसलिंग के बारे में कि ये काउंसलिंग होती क्या है और कैसे होती है। तो सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये कौन सी कोर्स को कराने के लिए ये बॉडी बनी है वो सारी चीज़ों को हम डेप्थ में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे, वीसीआई काउंसलिंग है क्या। तो इसका फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं बच्चे। इसका फुल फॉर्म क्या है? वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या करवाती है? आपकी VVSC एंड AH ये कोर्स कंडक्ट कराती है। अब ये क्या कोर्स है? ठीक है, मैं बहुत शुरू से स्टार्ट करूँ, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, बट स्टिल हर एक चीज़ को बेसिक से हम समझेंगे। इस वीडियो में हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो VVSC एंड AH क्या बच्चे? आपके बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये क्या है, ये क्यों करते हैं बच्चे, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। सबसे पहली बात बच्चे, MBBS के बाद, ठीक है, अगर आप सबसे पहले आप नीट देते हो, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करते हो, आप अपना नीट एग्ज़ाम देते हो। बट नीट एग्ज़ाम जब आप देते हो तो आपके मन में जो सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है वो क्या होता है? MBBS, है ना। अगर आपको MBBS नहीं मिलता तो उस केस में आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। कौन कौन सा ऑप्शन है ज़रा देखिए। आपके पास है BDS और BMS और BHMS, इसको भी ऑप्शन में रख लीजिए। ठीक है, BUSMS और आपका एक है वेटरनरी। ठीक है, वेटनरी। ओके, अब अगर मैं बात करूं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी बच्चे कि आपको लेनी थी MBBS, है ना। बट आपको MBBS अगर अलॉट नहीं हुआ तो इस केस में आपको क्या लेनी चाहिए? BDS, BMS, BHMS या फिर वेटरनरी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे, स्टार्टिंग आपसे ही करते हैं। क्या अगर आपको ये जो होते हैं BA, ठीक है, BDS, सॉरी ये मैंने बैट्स लिख दिया, ये बैट्स नहीं है बच्चे, ये BDS है, सॉरी 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 माय मिस्टेक। ये BDS है, ठीक है, ये आपका क्या है? BDS है, ठीक है। अच्छा, BDS का क्या होता है? बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, यानी आपकी क्या करते हैं, जितनी भी टीथ रिलेटेड, आपकी जॉ रिलेटेड, ठीक है, उससे चीज़ें की प्रॉब्लम होती है, ये डील करते हैं। ठीक है, उसका BMS क्या होता है आपका? ये आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं। BHMS क्या होता है? आपके होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप क्या करते हैं बच्चे, ये जो चीज़ें हैं तीन, ठीक है, आपके BSMS मैं उसको कंसीडर नहीं करी, आप इस तीनों को मेनली मैंने इन्हीं के बारे में बात करी। ठीक है, तो ये आपकी कहाँ किसके डॉक्टर है? ह्यूमंस के डॉक्टर बच्चे, ये आपकी क्या है? ह्यूमंस के डॉक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी इंटरेस्ट मायने रखती है। अगर आपको ह्यूमंस पे ही सिर्फ ह्यूमंस का ही डॉक्टर बनना है तो आप ऊपर किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा है कि आप एनिमल्स के साथ भी जा सकते हो, मतलब आपको एनिमल्स से भी क्या है, प्यार है, और आप एनिमल्स के प्रति भी कुछ कर सकते हो, तो आप अगर वेटनरी में जाओगे तो इसका स्कोप अच्छा है। ठीक है, स्कोप अच्छा है। तो सबसे पहले तो जो जो डिफरेंस है इनके बीच में वो क्या है कि आपकी ये जो तीनों हैं ये आपके किसके लिए हैं? ह्यूमंस के डॉक्टर है। बट ये जो वर्टनरी है बच्चे, ये एनिमल्स के डॉक्टर है। ठीक है, तो अगर आपको एनिमल्स से लगाव है, प्यार है, तभी आप वर्टनरी करें, अदरवाइज स्कोप वगैरह तो बाद है, पहले तो आपका इंटरेस्ट मैटर करता है ना। ठीक है, अब बात करें आपकी सैलरी वाइज। ठीक है, तो हम थोड़ी सी बात करेंगे किसकी वाइज? सैलरी वाइज और जॉब सिक्योरिटी की वाइज। ठीक है, कि जॉब की सिक्योरिटी किस में है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हम अगर देखें सैलरी, ठीक है, तो आप ज़रा खुद सोचो बच्चे कि अगर आप के दांत में प्रॉब्लम हो तो आप कितनी बार साल में कितनी बार जाते होंगे एक डेंटिस्ट को दिखाने? ठीक है, आई होप बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, जो हार्डली जाते होंगे डॉक्टर्स को, एक डेंटिस्ट को दिखाने। कुछ बच्चे हैं बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं तो वो जाते हैं अपना रूटीन चेकअप वगैरह के लिए। बट मैक्सिमम जो मेजोरिटी ऑफ द जनता है बच्चे, वो बहुत कम BDS डॉक्टर को परस्यू करती है ना। गांव में तो और दिक्कत है क्योंकि वो अपना खुद घरेलू उपाय कर लेंगे, बट वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, है ना। तो एज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो जॉब सिक्योरिटी है बच्चे, अगर मैं बात करूँ जॉब सिक्योरिटी पे तो हम पहले बाद में आएंगे, पहले हम सैलरी की बात करें तो आप खुद देखो आप कितनी बार जा रहे हो डॉक्टर को। और अगर आप अच्छे जगह पे हो, जैसे दिल्ली हो गया या फिर लखनऊ वगैरह हो गया, तो वहाँ पे आपकी कमाई हो सकती है। बट मैं अगर एक रूरल एरिया या फिर की बात करूँ तो वहाँ पे आपकी उतनी अच्छी कमाई नहीं है। मैं BDS की बात करी, लेकिन एक्सेप्शन है, बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोली कि इसमें आप अच्छा नहीं कर सकते, बट चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप BDS कर लेते हो, ठीक है, तो आपको MDS भी करना पड़ेगा। ठीक है, MDS के बाद आपकी जॉब जो होती है कि
जो BDS करने के बाद मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि चलो MDS कर लेते हैं, बट एक्चुअली में जो MDS की फ़ीस होती है, गवर्नमेंट सीटें बहुत कम है और जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। BDS में भी लगभग आपका बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे 1 लाख तक की फ़ीस है। ठीक है, तो अगर आपको BDS सही लग रहा है, आप उसको करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट एज अ सैलरी वाइज और जॉब वाइज तो अगर आप देखेंगे तो इसका BDS का जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे तो बिल्कुल स्कोप नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे प्राइवेट कॉलेजेस में वो BDS एक डेंटिस्ट को ज़्यादा नहीं बैठाते। ठीक है, तो वहाँ तो स्कोप आप ना ही समझिए। गवर्नमेंट में सीटें निकलती हैं बट बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, मतलब ना नहीं होती, मतलब बहुत कम निकलती हैं। अगर सीटें कम हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो क्या कंपटीशन होगी? अच्छी खासी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ सीट कम है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट होने की भी चांसेस कम होती हैं। तो जब जॉब की सिक्योरिटी की बात करें तो उतना नहीं है, सैलरी भी आप अच्छा कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो ये आपका है। आप इसमें एक चीज़ कर सकते हो कि अपना प्राइवेट, ठीक है, आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, है ना। फिर वहाँ पे आप जितनी भी अर्निंग, मतलब आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है कि आप कितनी अर्निंग करते हो। ठीक है, दूसरा आता है BMS। ठीक है, तो BMS की बात करते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर है। तो अभी इस समय गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है आपकी BMS को, है ना, बहुत ज़्यादा प्रमोट करी है BMS की चीज़ों को। तो अगर आप ये भी करना चाहते हो तो प्लीज़ आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपकी इंटरेस्ट है। और अगर BDS के कंपैरिजन में बात करें तो BMS ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा है, तो BMS मच मोर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू आपका BDS। ठीक है, अच्छा, अब अगर बात करें BHMS की, तो BHMS आप देखते हैं कि जनरली लोगों क्या करते हैं, होम्योपैथिक गोलियाँ खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म बीमारी है तो गवर्नमेंट जॉब तो आयुर्वेदिक में भी होते हैं, BHMS में भी होते हैं, बल्कि कम होते हैं। तो उस चीज़ की आप देखेंगे कि आयुर्वेदिक तो मैंने उतना नहीं देखा, चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है आयुर्वेदिक डॉक्टर को, बट अभी एज सच तो मैं अपनी लोकेलिटी की बात करूँ तो मैंने नहीं देखा। ठीक है, लेकिन सही है, आपके इंटरेस्ट की बात है। BHMS में भी होगा स्कोप, लेकिन अगर मैं इन सब में सबसे ज़्यादा स्कोप की बात करूँ तो स्कोप सबसे ज़्यादा है वेटनरी। ठीक है, वेटनरी डॉक्टर की अगर सैलरी की बात करें या फिर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो अगर आप देखेंगे बच्चे, जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं या पशु चिकित्सक होते हैं, वो मैक्सिमम क्या होता है, आपके गवर्नमेंटेड होते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट है तो जो भी सैलरी है, सपोज़ कुछ भी सैलरी हो, 30,000 या 40,000 ही सैलरी हो, बट वो सैलरी फिक्स तो है ना, जॉब सिक्योरिटी तो है ना, तो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो वेटनरी इसीलिए सही है। तो वेटनरी अभी मैंने एक कंपैरिजन बता दिया मोटा मोटी कि क्यों है क्या है। तो मैं अगर बोलूँ आप BDS से ज़्यादा आपका BMS से रहेगा, और BMS से बहुत ज़्यादा सही आपका वेटनरी रहेगा। ठीक है, बाकी आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, मैंने एक कंपैरिजन बताया। ठीक है, अब खैर इसके बारे में हमारा ज़्यादा डिटेल बात करने की ज़रूरत नहीं थी, बट एक होता है कि आपके मन में ये क्वेश्चन आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैंने उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक है आज वेटनरी यानी VCI काउंसलिंग कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और जो भी चीज़ें हैं कि कितने ईयर का कोर्स है। ठीक है, लास्ट कट ऑफ टफ क्या गया है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ जितने भी आपके डाउट्स हैं सब कुछ इसमें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, बट स्टिल अगर कोई चीज़ रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। ठीक है, तो हम बात करते हैं VCI काउंसलिंग के बारे में, जो कि VVSC एंड AH, ठीक है, यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये कोर्स कराती है। अब बात करेंगे इस कोर्स की, तो ये कोर्स जो है बच्चे वो आपका कितना है, 5.5 ईयर यानी 5.5 साल का ये आपका कोर्स है। ठीक है, तो आपका 5.5 साल का ये कोर्स है। ठीक है, जिसमें अंदर आपका 1 साल का क्या है, इंटर्नशिप है। तो इसके अंदर आपका क्या है, 1 ईयर इंटर्नशिप है। ठीक है, तो आपका 1 साल का इंटर्नशिप भी आ जाता है इसमें। ठीक है, आप यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका मिनिमम एज, तो मिनिमम एज वही चीज़ है बच्चे, मिनिमम एज आपका कितना होगा, तो 17 साल, जो कि नीट एग्ज़ाम में आपका है मैंडेटरी, नीट एग्ज़ाम देने के लिए तो 17 साल है। दूसरी चीज़ VCI जो है वो 15% सीट ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, उसके लिए आपका क्या कराती है, काउंसलिंग कराती है। ठीक है, समझ आ गया आपको ये चीज़। ठीक है, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, नीट एग्ज़ाम देकर आप VCI काउंसलिंग के थ्रू वेटनरी में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग स्टेट आपका एग्ज़ाम भी होता है, बट अभी हम VCI के बारे में ही बात करें। तो ये आपके नीट के रैंक के हिसाब से, ठीक है, नीट रैंक के हिसाब से क्या करता है, आपका एडमिशन कराता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप
याद रखेंगे, ठीक है। अगर आप इस साल 2023 में VCI काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके हर एक डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिछले साल 2022 में, ठीक है, पिछले साल 2022 में आपका लास्ट क्लोजिंग रैंक क्या रहा है आपके अलग अलग कैटेगरीज के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे जनरल कैटेगरीज के लिए। जनरल के लिए अगर मैं बात करूं तो आपका जो मैं मार्क्स भी बता देती हूँ, साथ में आपका रैंक भी बता देती हूँ, बट सिर्फ रैंक ही मैटर करता है, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि सेम मार्क्स पे भी रैंक काफ़ी ज़्यादा वेरी कर चुकी है, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो लास्ट मार्क्स था वो क्या था, 488, ठीक है, मार्क्स है ये। और अगर इनके रैंक की बात करूँ तो वो था 93,821, ठीक है। तो ये क्या था इनका 93,821 रैंक पर इनको आपका कॉलेज अलॉट हुआ था, 93,821, ये जनरल के लिए। दूसरी बात करते हैं EWS के लिए। EWS के लिए मैं बात करूँ तो जो मार्क्स था वो क्या था आपका 486, मार्क्स तो आपका 486 था, बट रैंक की बात करूँ तो जो रैंक था वो था 94,585, ठीक है। तो आपका 94,585 ये क्या है EWS के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं OBC कैटेगरीज के लिए। तो अगर OBC के लिए बात करें तो आपका जो नंबर था वो कितना था 480, ठीक है, 480 नंबर। और रैंक की मैं बात करूँ तो 1,00,000, ठीक है, 1,420, ठीक है, ये आपका रैंक था OBC के लिए, ठीक है, 1,01,420 क्लोजिंग रैंक था। उसके बाद SC के लिए बात करें तो जो नंबर था वो आपका था 267, और जो रैंक था बच्चे वो था 3,84,880, ठीक है। तो ये आपका रैंक था SC कैटेगरी के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ST के लिए। तो ST के लिए जो नंबर था वो 207 था, रैंक की बात करें तो वो था 4,16,927, ये था आपके किसके लिए, आपके ST के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरीज के लिए। तो जनरल के लिए आपका मार्क्स कितना था 488, रैंक था 93,821, ये जनरल कैटेगरी के लिए था। उसके बाद हमने बात करी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आपके EWS के लिए। तो मार्क्स था 486, आपका जो रैंक था वो 94,585। OBC के लिए मार्क्स था 480 और जो रैंक था वो 1,01,420। उसके बाद SC के लिए मार्क्स था 267, मार्क्स से मैटर नहीं करता, आपका रैंक मैटर करेगा। अगर इसके बीच में है तो आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हो। 3,84,880 ये SC के लिए था। ST के लिए मार्क्स जो था वो था 207 और जो रैंक था दैट वॉज 4,16,927, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया आपके जो रैंक था, क्लोजिंग रैंक जो था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चे आपके काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग होता क्या है। उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है। और दूसरा आपका एक चीज़ होता है बॉन्ड की, कुछ कुछ कॉलेजेस में आपके बॉन्ड भी होते हैं, तो वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग होता कैसे है। तो ज़रा रुक जाइए बच्चे, मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में भी बात करना, ठीक है। तो अभी तक सारी चीज़ें आई होप आपको समझ आ चुकी होंगी। मैंने जो रैंक बताया आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर आप उसके बीच में हो तो प्लीज़ डॉक्यूमेंट्स को भी रेडी रखना। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कौन सी बात। तो पहला होता है राउंड 1, उसके बाद होता है राउंड 2, उसके बाद होता है आपका मॉपअप राउंड, उसके बाद आपको होता है हिस्ट्री वैकेंसी राउंड, ठीक है। SV में दिख रही, बाकी आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं राउंड 1 काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहले आपका ये जो 3 है काउंसलिंग है, ये क्या होता है आपका ऑनलाइन मोड पे होता है, ठीक है, ऑनलाइन होता है। बट जो आपका हिस्ट्री वैकेंसी है बच्चे, इसको आपको ऑफलाइन होगा। ये क्या होता है आपका ऑफलाइन होता है, और ऑफलाइन के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है। तो ये जो हिस्ट्री वैकेंसी आपका काउंसलिंग है इसके लिए आपको जाना पड़ता है न्यू दिल्ली। कहाँ जाना पड़ता है आपको, न्यू दिल्ली। इसके लिए आपको जाना पड़ता है न्यू दिल्ली, ठीक है। वहाँ पे आपका ये हिस्ट्री वैकेंसी ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है बच्चे, ऑफलाइन आपकी ये चीज़ें कंडक्ट कराई जाती हैं। तो उसके बारे में ज़रा देखना कि आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ता है, विकाजी कामा प्लेस। सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ता है, विकाजी, ठीक है, विकाजी कामा प्लेस, ठीक है। आपको सबसे पहले यहाँ जाना पड़ता है विकाजी, ये मैंने बी लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना पड़ता है अगस्त क्रांति भवन, अगस्त। आप डायरेक्ट बोलेंगे न्यू दिल्ली स्टेशन से तो वो नहीं ले जा पाएगा, तो आपको ऐसे ही बोलना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगस्त क्रांति भवन, ठीक है। और वहाँ से आपको जाना है उस भवन के 2nd फ्लोर पर,
बाकी वहाँ तो आप पहुँच जाओगे, वहाँ पे आप पूछ लोगे किसी से भी तो वो बता देगा, ठीक है, सेकंड फ्लोर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया कि आपके स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ऑफलाइन कहाँ जाना पड़ेगा, न्यू दिल्ली, वो भी ऑफलाइन होगा आपका काउंसलिंग। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, विक्का जी कामा प्लेस, वहाँ से आपके अगस्त क्रांति भवन, उसके सेकंड फ्लोर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका सेकंड राउंड ऑफ जो स्टे वैकेंसी राउंड है वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राउंड 1 के लिए। तो सबसे पहले राउंड 1 की बात करने से पहले हम जरा देख लेते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन फीस क्या है और आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, जनरल के लिए। ठीक है, हम बात करें सबसे पहले जनरल कैटेगरीज के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिफंडेबल फीस। तो मैं इसको लिखती हूँ NF, नॉन रिफंडेबल, NRF लिखती हूँ, नॉन रिफंडेबल फीस। ठीक है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है जनरल के लिए वो कितना है आपका 1000, यानी नॉन रिफंडेबल फीस, ये आपको वापस नहीं की जाएगी। दूसरा आपका रिफंडेबल फीस, जिसको मैं RF लिख रही हूँ, या फिर आप क्या लिख सकते हो, सिक्योरिटी अमाउंट लिख सकते हो, या फिर सिक्योरिटी फीस लिख सकते हो। ये क्या है आपके जनरल कैटेगरीज के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये आपका होता है 10,000। कितना होता है आपका 10,000, 10K। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं EWS और OBC के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस या फिर नॉन रिफंडेबल फीस की बात करें तो ये है आपका 900 रुपीज़। दूसरा आपकी बात करेंगे किसकी हम, जो आपका सिक्योरिटी फीस है या फिर सिक्योरिटी अमाउंट है या फिर जो रिफंडेबल फीस है वो कितना होता है इनके लिए, अगेन आपका 10,000 होता है। साथ में आपका एक कैटेगरी होता है PIO, उनका भी क्या होता है 10,000 ही होता है। ठीक है, उसका आता है SC SC ST PWD यानी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, मैं लिखती हूँ PH, और आपका जो ट्रांसजेंडर है। ठीक है, इनका जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है बच्चे वो है आपका 500। रजिस्ट्रेशन फीस मतलब आपका नॉन रिफंडेबल फीस। ठीक है, और जो आपका सिक्योरिटी फीस है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करती हूँ इसको। ठीक है, तो आपका जो ये आपका नॉन रिफंडेबल फीस है और जो रिफंडेबल फीस है SC/ST के लिए आप कितना है 5,000 रुपीज़। ठीक है, आई होप आपको हर एक चीज़ समझ आ गई होंगी। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से इसको समराइज कर देती हूँ। जनरल कैटेगरीज के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है बच्चे वो 1,000 रुपये है, आपका रजिस्ट्रेशन फीस जो आपको रिफंड नहीं होगा, इसलिए इसको नॉन रिफंडेबल फीस भी बोल रहे हैं। दूसरा आपका जो रिफंडेबल फीस है यानी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो कितना होगा 10,000, ये आपके जनरल कैटेगरीज के लिए है। उसके बाद आता है आपका EWS OBC, इनके लगे अगर बात करें तो इनका जो रजिस्ट्रेशन फीस है और जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो 900 है। सिक्योरिटी फीस आपका 10,000 है। ठीक है, और PIO उनके लिए भी क्या आपका 10,000 ही है सिक्योरिटी फीस। SC ST PWD और जो ट्रांसजेंडर है इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 500, रिफंडेबल फीस है 5,000। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब ज़रा हम एक बार काउंसलिंग के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार जल्दी से इसको क्लीन कर लेती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें जो आपको हेल्प करते रहें अपनी काउंसलिंग में। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं राउंड 1 काउंसलिंग के लिए। तो राउंड 1 में आपका बच्चे जैसे MCC में आपका फ्री एग्जिट होता है, अगर सीट अलॉट हुआ तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। राउंड 1 की मैं बात कर रही हूँ। MCC क्या कराती है, आपकी MBBS BDS और BSc नर्सिंग की काउंसलिंग कराती है। अगर आपके राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हो गई तो आप राउंड 1 में सीट छोड़ सकते हैं, आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, यानी आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, आपको कोई काउंसलिंग से बाहर नहीं किया जाएगा, आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो ईजिली। बट जब हम बात करते हैं VCI के बारे में तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए आपको जब कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है बहुत सोच समझ के भरनी है, क्योंकि अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको उस कॉलेज पे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपका पहली चीज़ यहाँ पे कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है, आपको कॉलेज पे जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। कॉलेज पे जो भी एडमिशन फ़ीस वगैरह है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, यानी जितनी भी फ़ीस वगैरह एडमिशन का प्रोसीजर वहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करो, ठीक है, तो आप यहाँ पर कॉलेज को बताएंगे कि आपको अपग्रेडेशन चाहिए, लेकिन एडमिशन आपको कराना पड़ेगा, वहाँ पे फीस जमा हो जाएगा, उसके बाद आपका अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। ठीक है, एडमिशन कराना पड़ेगा, यहाँ पे कोई फ्री एग्जिट नहीं है। और अगर आप कॉलेज पे अलॉट नहीं करते हो, ठीक है, सपोज़ आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट होगी और आप कॉलेज पे रिपोर्ट नहीं करते, तो आप
आगे किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। राउंड 2 राउंड आपका मॉपअप वगैरह में सबसे आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपको कॉलेज पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे एडमिशन करा के आप अपग्रेडेशन के लिए राउंड 2 में जा सकते हो। पर अगर आप राउंड 1 में सीट अलॉट होने के बाद कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते तो आपको बाकी के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ आ गई। और अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुआ तो आप ऑटोमेटिकली कहाँ चले जाएंगे, राउंड 2 में, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप राउंड 2 में पहुँच गए, ठीक है। अगर आपने राउंड 1 में किया है तो आपको राउंड 2 में करने की सब जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, राउंड 2 में सपोज आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ तो आपको सीट लेनी ही है, सेम प्रोसीजर। और अगर मान लो आपको, ठीक है, वही चीज़ें हैं कि अगर आप आपको सीट अलॉट हो गया, आप कॉलेज पे अलॉट करना है, एडमिशन लेना है, ठीक है। और अगर सीट आपको अलॉट हुआ आप नहीं गए तो आपको काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ आ रही होंगे, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। ज़रा एक बार फिर से सुनिए बच्चे, आई होप आप चीज़ों को मिक्स ब्लेंड ना कर रहे हो, ठीक है। तो एक बार फिर से सुनेंगे बच्चे। हम बात कर रहे थे राउंड 1 और राउंड 2 काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो राउंड 1 एंड राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं बच्चे, तो सबसे पहले मैंने बोला कि आपकी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, जरा सुनिए। मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने कॉलेज पर, ठीक है, आपको कॉलेज अलॉट हो गया राउंड 1 में और आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करा। आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने रिपोर्ट नहीं करा कॉलेज पे, ठीक है। तो आपको आगे किसी भी काउंसलिंग में, आगे किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। यानी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं हो, मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं हो, स्टे वैकेंसी के लिए नहीं हो, मतलब आपको पूरी काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरा चीज़, आपको कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, आपको क्या करना है, कॉलेज पे जाना है। अगर आप उस कॉलेज से सेटिस्फाई हो तो आपको कॉलेज पे जाना है, कॉलेज पे आपको एडमिशन करानी है, ठीक है। आप वहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो। बट इन द सेंस कि आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आया और आप सेकंड राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ कॉलेज पे जाएंगे, वहाँ पे एडमिशन होगा और वहाँ से आपको जो एडमिशन फीस वगैरह सब जमा करना पड़ेगा। फिर कॉलेज की अथॉरिटी आपको अपग्रेडेशन के लिए डालेगी, ठीक है। और थर्ड है आपकी पॉसिबिलिटी क्या, कि आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है तो आप सिंपली राउंड 2 में पहुँच जाओगे, ठीक है। अब राउंड 2 में पहुँचे, ठीक है, फिर वही 3 पॉसिबिलिटी कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आप फिर से कॉलेज पर नहीं पहुँचे, ठीक है, आपको राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ, आप कॉलेज नहीं गए, रिपोर्ट नहीं किया, तो आपको पूरी काउंसलिंग मॉपअप स्टे वैकेंसी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और अगर ये तो हो गया पहला, दूसरा क्या हो गया, आप कॉलेज पे रिपोर्ट करते हो, एडमिशन लेते हो, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई आगे करते हो। थर्ड ये कि आप कॉलेज पे पहुँचते हो, यहाँ पे थर्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको क्या करना है, या तो आप कॉलेज पे रिपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर, और कॉलेज पे आप क्या रिपोर्ट किया तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपको राउंड 2 में भी क्या हो, कॉलेज नाम ले, तो आप इस केस में कहाँ पहुँच जाएंगे, मॉपअप राउंड में। कहाँ पहुँच जाएंगे, मॉपअप राउंड में। मॉपअप राउंड में क्या है चीज़ें, जरा ध्यान से सुनिएगा। मॉपअप राउंड में क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, मतलब आप सीधे मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, ठीक है, आप क्या करना चाह रहे हो, सीधे मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, ठीक है, मतलब आपने राउंड 1 राउंड 2 में नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, साथ के साथ आपको सिक्योरिटी अमाउंट को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप पुराने कैंडिडेट हो जो कि राउंड 1 राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट कर चुका है, तो उस केस में बच्चे आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको सिक्योरिटी अमाउंट फिर से 5,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, फिर से आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा मॉपअप राउंड में, अगर आप पुराने कैंडिडेट भी है तो भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अगर आप मॉपअप राउंड में, ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कॉलेज छोड़ने का, अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन नहीं है। कॉलेज अलॉट हुआ तो आपको रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो आपकी वो सीट, आप आगे किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आपकी वो सीट कैंसिल कर दी जाएगी, आपसे नीचे वाले रैंक के बच्चे को दे दिया जाएगा, ठीक है। अब जो स्टे वैकेंसी की बात करी बच्चे, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जो स्टे वैकेंसी है बच्चे वो आपकी ऑफलाइन होगी, कहाँ होगी, न्यू दिल्ली। मैंने आपको पूरी चीज़ें उसके बारे में बता दी हैं पहले ही वीडियो की, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके VCI काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम ज़रा जल्दी से बात करेंगे ताकि और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो 2 मिनट रुकेंगे बच्चे, प्लीज़ मुझे 2 मिनट देंगे आप, इसको क्लीन कर लो। आई होप कि आपको वीडियो में जब मैंने काउंसलिंग की चीज़ें बताई आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हुए हो, क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता है कि जैसे MCC में आप फ्री एग्जिट ले लेते हो फर्स्ट राउंड में, वैसे ही आप VCI में भी कर सकते हो, पर ऐसे यहाँ पे कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है, ठीक है। आपको यहाँ से सीट लेनी ही पड़ेगी अगर अलॉट हो गई। आप अपग्रेडेशन करा सकते हो, बट वो भी कॉलेज पे आपको फिजिकली रिपोर्ट होकर एडमिशन वगैरह की प्रोसीजर कराने के बाद, ठीक है। समझ आ गया आपको ये चीज़, ठीक है।
करते हैं, ज़रा हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम ज़रा जल्दी से बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आता है बच्चे, वो आपका है एडमिट कार्ड। नीट का जो एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड किसकी, नीट की, नीट एडमिट कार्ड, ठीक है। आप यहाँ पे मेंशन कर लो कि नीट का आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपका रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। आपका क्या होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। अब ये रिजल्ट किसका है, आपके नीट का अगेन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ आप वही यूज़ करेंगे जो आपके नीट के टाइम पे, यानी फॉर्म वगैरह भरने में जब यूज़ किया था, वही आईडी प्रूफ। अगर आपने उस टाइम पे आधार कार्ड यूज़ किया है तो आप वही यूज़ कीजिए। अगर आपने उस टाइम पे अपना वोटर आईडी कार्ड यूज़ किया था, ठीक है, तो वो यूज़ कीजिए। अगर आपने उस टाइम पे अपना राशन कार्ड यूज़ किया था, आरसी राशन कार्ड में लिख रही, तो वो यूज़ कीजिए। या फिर आपने पासपोर्ट कार्ड या फिर पैन कार्ड, कोई एक आईडी प्रूफ जो आपने नीट के टाइम पे यूज़ किया था, वो यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट चीज़, वो क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, यानी बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, और अगर जिनके पास नहीं है तो उनके पास क्या होगा, आपके सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, वो चीज़ें लगेंगी, ठीक है। तो आपका ये सर्टिफिकेट है, ये रिजल्ट नहीं है, आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका 10+2 का मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 10+2 का सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट। उसके बाद आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपके कॉलेज से बन जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका 6 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, पासपोर्ट जो कि नीट का होगा आपका, और एक पोस्ट कार्ड साइज का फ़ोटो, पोस्ट कार्ड। और आपका जो 10th मतलब जो लास्ट है, वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल, सपोज कैटेगरी सर्टिफिकेट है और आप SC हो या ST हो, तो आपका जो परफॉर्मा आपको दिया गया होगा उसी के हिसाब से आपको बनवाना है। ये बनेगा आपका ऑफलाइन, यानी सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्स को रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले क्या था, आपका एडमिट कार्ड नीट का, रिजल्ट नीट का, आईडी प्रूफ जो कि आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, या फिर आपका पासपोर्ट कार्ड हो सकता है, जो भी आपने नीट के टाइम पे यूज़ किया है। बर्थ सर्टिफिकेट वो नहीं है तो आपका कोई सर्टिफिकेट होगा 10th या 12th में मिला हुआ, 10th मतलब 10th, और आपका 12th का मार्कशीट है, आपका जो सर्टिफिकेट है 12th का, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 6 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, एक पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, OBC है या फिर जो भी है, EWS है या फिर आपका फिजिकल हैंडीकैप है, सबका परफॉर्मेंस दे रखा हो वो चीज़ें, ठीक है। अगर अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करते टाइम पे वही मोबाइल नंबर, वही जीमेल यूज़ करना है जो आपने नीट के टाइम पे भी यूज़ किया हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई डाउट फिर भी रह गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं आपको ज़रूर 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 रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच बच्चे वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।